बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे एक डिसऑर्डर को जिसका नाम है जी ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक है जी, ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर का भी चैप्टर आपको DSM में मिलेगा। अच्छा, आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? आज की वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को, देन हम कॉम्प्लेक्स PTSD को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर को करेंगे और इन सारे डिसऑर्डर में मैं आपको समराइज़ करके बताऊंगी इनके डिफरेंसेस को, सिमिलैरिटीज़ को, इसके अलावा डायग्नोसिस के बारे में बताऊंगी, इसके अलावा एटोलॉजी के, और देन हम इसकी तरफ ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ट्रॉमा क्या चीज़ होती है। ठीक है जी, इन साइकोलॉजी ट्रॉमा इज़ अ टाइप ऑफ डैमेज टू द साइकी दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ अ स्वेयर डिस्ट्रेसिंग इवेंट। यानी कि कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करे या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस फील करवाए, उसको हम बेसिकली ट्रॉमा कहते हैं साइकोलॉजी में। ठीक है, trauma is often as a result of an overwhelmed amount of stress that exceed one's ability to cope or integrate the emotion involved in with this experience. A traumatic event can involve one experience or repetitive event or experience over time. ठीक है, अब ट्रॉमा एक ऐसी सिचुएशन होती है कि या तो हम उसको उसके स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है, या फिर हम उसके स्ट्रेस को डिनाई नहीं कर पाते। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम उससे कूप नहीं कर पाते और हमारे इमोशंस जो होते हैं वो इतने ज़्यादा हर्ट होते हैं कि वो हमारे एक्सपीरियंसेस में चली जाती है बात। अब ट्रॉमा जो होता है वो मल्टीपल टाइप का होता है, यानी हो सकता है वो एक दफ़ा आप इनकाउंटर करें, हो सकता है कि वो आपके एक्सपीरियंस में बार बार हो, और ये भी हो सकता है कि ओवर द टाइम वो चीज़ आपके सामने आती हो। ठीक है, तो PTSD में मतलब कि ट्रॉमा, मैंने आपको बताया कि ट्रॉमा क्या होता है। अब हम इसकी बाकायदा इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अच्छा जी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है कि ट्रॉमेटाइजिंग स्ट्रेसफुल इवेंट हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा सदमा किसी चीज़ का पहुंचता है तो वो हमारी मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। ठीक है, सिचुएशन वेयर एन इंडिविजुअल इज एक्सपोज टू अ सेवरल स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्विंग टू डेथ, इंजरी और सेक्शुअल वायलेंस कैन रिजल्ट द डेवलपमेंट ऑफ PTSD। ठीक है, यानी कि जी नंबर ऑफ़ सिचुएशन जो होती हैं वो वेरी कर सकती हैं। हो सकता है कि आपने अपनी मौत को सामने देखा हो सकता है आपको कोई बहुत स्वेयर इंजरी हो, या कोई आपने लव्ड वन जो है वो लॉस किया हो। जैसे कि कोरोना वायरस का अब रिसेंटली पेंडेमिक गुजरा है, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों में ये वाला जो डिसऑर्डर है पाया गया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बिलव्ड वन को खोया है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से लोग जो थे वो इस डिसऑर्डर का शिकार होते जा रहे थे। अच्छा, अब कुछ क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि इस चीज़ की हमारे पास अभी तक कोई सलूशन नहीं आया था, मतलब कुछ भी नहीं था कि किस तरह से इसको ट्रीट करते हैं। हम अपने प्यारों को जो है वो अपने सामने मरते हुए देखते थे, तो इसलिए जो है दुनिया में इसका रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था आफ्टर कोरोना वायरस। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इसकी स्पेसिफिकली, तो अब स्पेसिफिकली इसमें क्या आ सकता है कि डेथ का थ्रेट हो सकता है, ठीक है, इंजरी हो सकती है, सेक्सुअल वायलेंस हो सकता है, जो कि PTSD को मतलब कि प्रमोट करता है। विद दिस डिसऑर्डर द ट्रॉमा एक्सपीरियंस्ड इन स्वेयर इनफ टू कॉज द स्ट्रेस रिस्पॉन्स फॉर द मंथ और इवन ईयर्स आफ्टर द इनिशियल एक्सीडेंट। यानी कि ये एक बार वाक़या हो जाता है तो इसके साइड इफेक्ट जो है वो आफ्टर अ ईयर या आफ्टर अ वन जो है मंथ जो है वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। द ट्रॉमा ओवरवेल्म द विक्टिम एबिलिटी टू कूप द साइकोलॉजिकली एंड मेमोरीज of the event trigger anxiety and physical stress responses, including the control release to cortisol, and people with the PTSD may experience flashback, panic attack, anxiety, उसके बाद hypervigilance, extreme attunement to stimuli remain them in the initial incident। अच्छा, अब इसमें वो ये बात कर रहा है कि हम जो ट्रॉमा होता है वो विक्टिम की एबिलिटीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि विक्टिम जो है वो साइकोलॉजिकली उसको कितना ज़्यादा जल्दी कूप करता है या नहीं कर पाता, और उसकी मेमोरीज़ में वो चीज़ कितनी ज़्यादा देर तक बैठ जाती है। ठीक है, मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है चीज़। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि एंजाइटी होती है और दूसरा फिजिकल स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, ये जो है वो मतलब कि रिलीज़ हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि फ्लैशबैक्स, मतलब कि जो ज़िंदगी है या कोई भी ट्रॉमा होता है वो आपको फ़िल्म की तरह नज़र आने लगता है। ठीक है, बार बार नज़र
नज़र आता है। इसके अलावा जी पैनिक अटैक्स, जैसे ही आपको वो चीज़ सिचुएशन वो ट्रिगर या वो चीज़ महसूस हुई तो पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जी हाइपर विजिलेंस होता है कि वो जो स्टिमुलाई है उस इंसिडेंट का, उसको देखते ही आपके अंदर जो है वो एक हाइपर एक्टिविटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि DSM-5 में इसका क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। टू बी डायग्नोसिस विद द PTSD according to the DSM 2013, a person must first have been exposed to the traumatic event that involve a loss of physical integrity, risk of serious injury or death, self or other. In addition, person must experience intrusions, ठीक है, persistent re-experience of the event through flashback, distressing dreams, avoidance क्या है कि stimuli associated with the trauma, talking about the trauma etc. जी DSM ये कहता है कि PTSD को डायग्नोस करने से पहले सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि वो बंदा जो है उसकी लाइफ में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ होता है। ठीक है, उसको फ्लैशबैक आते हैं या फिर बहुत खौफनाक से ख्वाब आते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें दो चीज़ें होती है, दो नहीं बल्कि 3-4 चीज़ें हैं। इंट्रूजन, सबसे पहले इंट्रूजन क्या है कि वो उसको लगता है कि वो एक्सपीरियंस को बार बार फील करता है। ठीक है, उसके बाद उसको बहुत बुरे ख्वाब आएंगे। ठीक है, तीसरी है अवॉइडेंस है कि मतलब उस ट्रॉमा के बारे में बात करने से कतराना, ठीक है, या उसके बारे में एक्सप्लेन करने से कतराना, ये भी जो होता है उसमें अवॉइडेंस में आता है। फिर आता है जी नेगेटिव ऑल्टरेशन इन द कॉग्निशन एंड मूड, सच एज डिक्रीज कैपेसिटी टू फील सर्टन फीलिंग और डिस्ट्रॉयड सेल्फ ब्लेम, मतलब कि आपके अंदर जो खुशी है, जो एनर्जी है, जो मोटिवेशन है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ क्या है कि अल्टरनेशन इन द अरोजल और रिएक्टिविटी, मतलब कि स्लीपिंग प्रॉब्लम आती है, कंसंट्रेशन में यानी कि तवज्जो देने में गुस्सा ज़्यादा आता है, रेकलेस बिहेवियर्स मतलब कि बहुत मतलब कि जैसे जालिमाना बिहेवियर जिनको कह सकते हैं, मतलब बेरहम बिहेवियर्स। उसके अलावा जी हाइटेंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स, दीज सिम्पटम मस्ट लास्ट फॉर मोर देन 1 मंथ, यानी कि 1 मंथ इन पर होना बहुत ज़रूरी है। ऑलमोस्ट इट इज़ 30 days और 4 weeks। ठीक है, तो उसके बाद रिजल्ट इन द क्लिनिकल सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट ऑफ मल्टीपल डोमेन ऑफ लाइफ सच एज रिलेशनशिप, वर्क एंड द डेली लाइफ फंक्शनिंग। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसकी एटोलॉजी की बात करें तो PTSD इज बिलीव टू बी कॉज बाय द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट। पहली बात, ये ट्रॉमेटिक इवेंट्स की वजह से होता है। ठीक है, अ पर्सन में एक्सपीरियंस अ विटनेस ए स्ट्रेसफुल इवेंट इन्वॉल्विंग डेथ, सीरियस इंजरी, थ्रेट टू इंडिविजुअल और अदर इन सिचुएशन विच इज इंटेंस फेयर, हॉरर, पावरलेसनेस, मतलब ये सारी कंडीशन आती हैं जिसमें PTSD जो है वो होता है। ठीक है, या फिर हो सकता है जी। अब पर्सन जो होता है इसमें रिस्क फैक्टर की बात करें अगर हम, तो ये ज़्यादातर होता है ऐसे कॉम्बैट मिलिट्री पर्सोनल्स में, जो लोग मतलब जंग से वापस आते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा चांस होता है। इसके अलावा जी जो रेप केसेस होते हैं या रेप सर्वाइवर्स होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा होता है, जो विक्टिम्स होते हैं। इसके अलावा जी किसी डिस्ट्रेस के, नेचुरल डिस्ट्रेस के जैसे विक्टिम होते हैं, जैसे जंजले के शदीद झटके के बाद कोई इस तरह का होता है तो काफ़ी लोग इस चीज़ में चले जाते हैं, तूफान का सामना करने के बाद, इस तरह से। ठीक है, इसके अलावा जी कंसनट्रेटेड कैंप से सर्वाइवर, मतलब कि कोई ऐसे कैंप में जिसमें कुछ तबाही मच गई हो या कुछ हो गया हो, तो उसके जो सर्वाइवर होते हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देखा हो या कुछ ऐसी सिचुएशन देखी हो जो कि अनबियरेबल हो। ठीक है, अच्छा उसके अलावा जी विक्टिम ऑफ वायलेंट क्राइम सच एज डोमेस्टिक एंड सेक्सुअल अब्यूज़, ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, और फीमेल में हमारे माशरे में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद है कि वाइल मैन आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस ट्रॉमेटिक इवेंट, वुमेन आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस काइंड ऑफ लेंथ इम्पैक्ट, हाई इम्पैक्ट ट्रॉमेटिक इवेंट दैट कैन बी लीड टू PTSD, मतलब कि आदमियों में इसका जो है वो एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, लेकिन औरतों में जो है वो हाई इम्पैक्ट होता है, मतलब उनमें एक्सपीरियंस ज़्यादा है लेकिन इम्पैक्ट जो पड़ता है वो वुमेन लाइफ में ज़्यादा होता है इसका। ठीक है, अच्छा अब वुमेन लाइफ में क्यों इतना ज़्यादा है, ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है, तो पहली बात कि जो वुमेन होती है उसका इंटरपर्सनल वायलेंस का भी शिकार होना पड़ता है। इसके अलावा जी उसकी जो सेक्सुअल असॉल्ट होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा नॉट एवरी वन हु एक्सपीरियंस द ट्रॉमा विल डेवलप PTSD, यानी कि ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग हैंडल कर जाते हैं। मैंने पहले ही बताया कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल सेंटर ऑफ PTSD, अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ द वुमेन एंड द 8% ऑफ द मैन एक्सपीरियंस ट्रॉमेटिक इवेंट विल डेवलप PTSD। ठीक है, मतलब कि वुमेन्स में चांस ज़्यादा है इसका। ठीक है, रेट ऑफ द PTSD आर हायर इन कंपेयर टू वॉलंटियर देन द एवरेज रेट ऑफ द मैन, विच इज़ द रेट ऑफ एस्टिमेटेड 20% ऑफ द वेंटेरियन रिटर्न फ्रॉम द इराक और अफगानिस्तान। इराक और अफगानिस्तान की बात यहाँ पर क्यों की गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो डिफरेंट जो मतलब कि कंट्रीज़ के सोल्जर जो हैं वो यहाँ पर जाकर मतलब कि वॉर्स हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है, अब वो वॉर्स जो हैं वो काफ़ी ईयर्स वाइज जो हैं चल रही हैं, और इनसे जो लोग
वापस आते हैं या जो लोग इन सारे सिचुएशंस को देखकर वापस आते हैं, बेशक वो फौजी होते हैं या वो उनका कोई पर्सोनल या कोई अमला होता है, तो वो सारा कुछ जो है उनके दिमाग में ये PTSD बहुत ज़्यादा हद तक जड़ कर जाता है, ठीक है, और उनमें 20% चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह हमारी जो आर्मी के लोग होते हैं उनमें भी जो मतलब कि डिफरेंट ऑपरेशंस में डिफरेंट किस्म की जो वॉर्स हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं या बॉर्डर पे होते हैं, उनमें भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है जी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी ट्रीटमेंट को देखा जाए तो नंबर ऑफ साइकोथेरेपीज हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड यूजफुलनेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ PTSD एंड द ट्रॉमेटिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बेसिक काउंसलिंग प्रैक्टिस कॉमनली टू मैनी ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड टू PTSD इंक्लूडिंग एजुकेशन अबाउट द कंडीशन एंड प्रोविजन ऑफ सेफ्टी एंड सपोर्ट। सबसे पहले उनको साइको एजुकेट करना ज़रूरी होता है, ठीक है, उनको बताना कि आपको ये चीज़ जो है वो किस वजह से हो रही है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। इसके अलावा जी उनको सेल्फ सपोर्ट देना। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि द साइकोथेरेपी प्रोग्राम विद द स्ट्रॉन्ग डिमॉन्स्ट्रेशन एफिकेसी इंक्लूडिंग CBT, ठीक है, वेरिएंट ऑफ द एक्सपोजर थेरेपी, स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग, वेरिएंट ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी, उसके अलावा आई मूवमेंट डिसेनिटाइजेशन, रिप्रोसेस, और उसके बाद मैनी कम्बिनेशन ऑफ दीज प्रोसीजर्स। ये सारे प्रोसीजर हैं, ये सारी थेरेपीज़ हैं जो कि दी जाती हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद जी EMDR एंड द ट्रॉमा फोकस्ड कोग्निटिव थेरेपी वर द रिकमेंडेड विद द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर द ट्रॉमा विक्टिम इन 2007 रिव्यू, ठीक है। ये दोनों थेरेपीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं इसमें। इसके अलावा जी CBT सीक टू चेंज द वे ऑफ ट्रॉमा विक्टिम फील एंड एक्ट टू चेंजिंग पैटर्न ऑफ थिंकिंग एंड बिहेवियर रिस्पॉन्स टू द नेगेटिव इमोशन, ठीक है। ये CBT के बारे में बता रहा है। CBT हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद है CBT इंडिविजुअल लर्न टू आइडेंटिफाई थॉट्स दैट मेक फील अफेयर्ड एंड अपसेट एंड रिप्लेस विद द लेस डिस्ट्रेसिंग फुल थॉट्स। और इसके अलावा मतलब इसमें ये होता है कि अपसेट जो थॉट्स होते हैं उनको हमने मतलब कि लेस डिस्ट्रेसिंग फुल थॉट्स के साथ रिप्लेस करना होता है, ठीक है, मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है और बिहेवियर्स को भी चेंज करना होता है। इसके अलावा जी जो गोल होते हैं वो सेट करने होते हैं थॉट्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में, मतलब कि सबसे पहले रिकन्स्ट्रक्शन ही की जाती है इसमें भी। अच्छा, इसके अलावा जी इसमें कुछ मेडिसिन्स भी दी जाती हैं, लेकिन फिल वक्त जो है कोई भी ऐसा क्लियर ड्रग नहीं है जो कि प्रिस्क्राइब किया जा सके, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये क्या है कि जो पॉजिटिव सिम्टम दोज विद द मोस्ट इंडिविजुअल डू नॉट हैव नॉर्मल एक्सपीरियंस बट आर प्रेजेंट इन पीपल ऑफ PTSD सच एज री एक्सपीरियंसिंग और इंक्रीज अराउजल, जनरल रिस्पॉन्स बेटर टू मेडिटेशन देन नेगेटिव सिम्टम, डेफिसिट ऑफ नॉर्मल इमोशनल रिस्पॉन्स और थॉट प्रोसेस सच एज अवॉइडेंस एंड विड्रॉल। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की। पॉजिटिव ये होते हैं कि जिनमें आपके पास रिकरेंटली आपको वो चीज़ एक्सपीरियंस हो रही होती है, ठीक है, आपको फ्लैशबैक्स आते हैं, आपको ड्रीम्स आते हैं, तो उस दौरान जो है वो मेडिकेशंस काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। लेकिन अगर नेगेटिव इमोशंस हैं या नेगेटिव आप उसे कहते हैं सिम्टम्स हैं, जैसे कि अवॉइडेंस है, मतलब कि वो ट्रॉमा के बारे में बता ही नहीं रहा या उसके बारे में बात ही नहीं करना चाह रहा और उस चीज़ को अवॉइड करता जा रहा है, तो जो है वो नेगेटिव में आता है और इसमें जो है वो थेरेपी ज़्यादा हेल्पफुल होती है बजाय के मेडिकेशंस के। अच्छा जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जी कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। पहले हमने सिंपल पढ़ा है, अब हम कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स इज़ अ साइकोलॉजिकल इंजरी दैट रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपोजर टू प्रोलॉन्ग सोशल और इंटरपर्सनल ट्रॉमा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिपेंडेंस, कैप्टिविटी और इंटरपेमेंट, यानी कि सिचुएशन लेकिंग अवेलेबल एस्केप रूट फ्रॉम द विक्टिम। अच्छा, अब ये ऐसे लोगों में होता है या ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल इंजरी है जो कि बहुत काफ़ी देर आप किसी चीज़ को फेस कर रहे हों, किसी सोशल इंसल्ट को या फिर किसी सोशल या इंटरपर्सनल ट्रॉमा को फेस कर रहे हैं। इसके अलावा आप उस चीज़ पर डिपेंडेंट हैं, यानी कि आप उसको छोड़ नहीं सक रहे इतनी आसानी से, ठीक है। और इसके अलावा जी इसमें ये क्या होता है कि विक्टिम के पास कोई रास्ता नहीं होता इससे निकलने का, ठीक है। अच्छा, विच रिजल्ट द लेक ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल, हेल्पलेसनेस, डिफॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी, सेंस ऑफ लेस सेल्फ, मतलब कि इसमें जो है वो पर्सनल हार्म बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि सेल्फ हार्म बहुत ज़्यादा होता है इसमें। अच्छा, अब हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड पीपल हु हैव एक्सपीरियंस क्रॉनिक मेल ट्रीटमेंट, नेग्लेक्टेड और अब्यूज बाय अ केयर गिवर, हॉस्टेज, प्रिजनर ऑफ वॉर। इसके अलावा जी कॉन्सेंट्रेटेड कैंप सर्वाइवर्स और सर्वाइवर ऑफ द सम रिलीजियस कटल्स, यानी कि ये ऐसी जगहों पर हैं जहाँ पर आप डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जैसे जेल में कैदी होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी कैंप में कुछ सर्वाइवर रह गए हैं तो वो भी डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है मतलब कि डिफरेंट किस्म के
जहाँ पर रिलीजियस कटल होते हैं, जैसे कि मदारिस का आप समझ लें, ठीक है, इस तरह के भी लोग हैं, मतलब कि जो फाइनेंशियली, सोशली और हर तरह से जो है वो डिपेंडेंट होते हैं और वो मतलब कि अब्यूज़ किए जाते हैं या फिर उनको ट्रॉमेटिक सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों में जो है वो कम्प्लेक्स क्या आ जाता है, PTSD आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद है PTSD में 6 क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ PTSD, कॉम्प्लेक्स PTSD। अच्छा, सबसे पहले क्या है, अल्टरेशन इन द रेगुलेशन ऑफ अफेक्ट एंड इम्पल्सेस, यानी कि जो हमारे इफेक्ट्स और इम्पल्सेस होती हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, वो ऑल्टर कर जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जी अल्टरेशन इन द अटेंशन एंड कॉन्शियसनेस, अटेंशन भी डाइवर्ट होगी और कॉन्शियसनेस भी ख़राब होगी इसमें। इसके अलावा सेल्फ परसेप्शन बहुत बुरा तरीके से हार्म होगा। इसके अलावा रिलेशन विद अदर लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। उसके बाद जी सोमेटाइजेशन मतलब कि बॉडीली या फिजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा जी अल्टरनेशन इन द सिस्टम ऑफ मीनिंग, यानी सिस्टम ऑफ मीनिंग्स के बारे में, मतलब कि सिस्टम ऑफ मीनिंग्स के मतलब है कि चीज़ों को जो हमारी एक वैल्यूएशन करने की पावर होती है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है PTSD डिस्क्रिप्शन फेल टू कैप्चर सम ऑफ द कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PTSD सच एज कैप्टिविटी, साइकोलॉजिकल फ्रेगमेंटेशन, अ लॉस ऑफ द सेंस ऑफ सेवर्टी, सेफ्टी, ट्रस्ट एंड सेल्फ वर्थ एंड द टेंडेंसी टू बी विक्टिमाइज, ठीक है। मतलब कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो विक्टिम होता है वो दोबारा से इन सारी चीज़ों को फेस करना शुरू कर देता है। मतलब ये इतना ज़्यादा अभी तक इसको मतलब कि रिसर्च नहीं किया जा सकता, ये इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है। अच्छा जी, अब जो है कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो करेक्टराइज्ड बाय द अटैचमेंट डिसऑर्डर, पर्टिकुलरली द प्रिविजन, इनसिक्योर एंड डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप ऑफ अटैचमेंट एलिमेंट दैट इज़ नॉट एडुकेटली डिस्क्राइब बाय द डायग्नोसिस ऑफ PTSD, ठीक है। मतलब कि PTSD में जो है वो अटैचमेंट का फ़िलहाल कोई भी या फिर मतलब कि जो हमारे पास इसमें डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट है या ऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, तो ये फ़िलहाल इतना ज़्यादा मतलब कि अंडर स्टडी है। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो है रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर। जी, रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर क्या है? इट्स डिस्क्राइब इन क्लिनिकल लिटरेचर एज अ स्वेयर एंड रिलेटिवली अनकॉमन डिसऑर्डर दैट कैन अफेक्ट चिल्ड्रन, यानी कि ये बच्चों में होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या करेक्टर severity is characterized by marked distributed and developmentally inappropriate way of relating social and most context, मतलब कि इसमें क्या है, डेवलपमेंटल और नर्चिंग प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मतलब कि बच्चे को जो है वो सही से नर्चिंग नहीं प्रोवाइड की गई होगी। उसके बाद क्या है कि प्रीवियसली इन द DSM-4 was the divided into 2 types, ठीक है। इनहिबिटेंट टाइप took the form of the persistent failure to initiate or respond to most social interaction and developmentally appropriately way, ठीक है। मतलब कि डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट वे में उनको सिखाया जाता है लेकिन वो सोशल कॉन्टेक्स्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करते बच्चे, ठीक है। और दूसरी टाइप क्या है, डिसइनहिबिटेड टाइप में क्या है, प्रेजेंटेड इटसेल्फ as indiscriminated sociability such as excessive familiarity with the relative stranger, मतलब कि इसमें क्या होता है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अटैचमेंट ज़्यादा बनती है, ठीक है, हर बंदे के साथ, रिलेटिव्स के साथ भी। अच्छा, अब इसमें क्या है कि RED was the narrowed and the emphasized only symptom of the inhibitant form and new diagnosis in the disinhibited social engagement disorder was created in comparison symptom previously known as a डिसइनहिबिटेड टाइप। मतलब ये बता रहा है यहाँ पर कि डिसइनहिबिटेड टाइप भी जो है वो ज़्यादातर कंसिडरेबल है। अच्छा, अब ये जो दोनों टाइप्स हैं, इन दोनों टाइप्स को किस में कैरेक्टराइज कर दिया गया, DSM-5 में एक ही में, मतलब कि इसको रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर में कर दिया गया। पहले जो था वो DSM-4 में इनको 2 डिसऑर्डर में किया गया था, ठीक है, लेकिन अब इसको जो है वो एक ही डिसऑर्डर में कर दिया गया है। जी, उसके बाद है कि चिल्ड्रन विद द RAD आर प्रिज्यूम टू हैव ग्रॉसली distributed internal working models of relationship which may lead to the interpersonal and behavioral difficulties in later life। मतलब कि बच्चा जो है वो अपने अंदर से अपनी तरफ से जो है वो मॉडल्स क्रिएट कर लेता है जो कि बाद में सोशली और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। उसके बाद जी देयर आर फ्यू स्टडीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म इफेक्ट एंड दिस इज़ अ लेक ऑफ क्लैरिटी अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ द डिसऑर्डर बियॉन्ड द एज ऑफ 5 years, ठीक है। मतलब कि 5 years के बाद इसकी जो प्रेजेंटेशन है या इसका जो मतलब कि रिमार्केबिलिटी है वो बहुत कम है, ठीक है। अब हाउ एवर द ओपनिंग ऑफ द ऑर्फनेज इन द ईस्टर्न यूरोप फॉलोइंग ऑफ द कोल्ड वॉर इन द अर्ली 19 प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द रिसर्च ऑन इन्फेंट एंड टॉडरल ब्रॉट अबाउट इन एवरी डिप्राइव्ड कंडीशन। अच्छा, ये रिसर्च की गई थी एक
से यतीम बच्चों के ऊपर, जो कि कोल्ड वॉर के दरमियान 1990s के दौरान जो है उनको मतलब कि ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि उन पर ये रिसर्च की जाए, ठीक है। अच्छा, अब उस रिसर्च में क्या था कि बच्चों में जो थे वो इन्फेंट शामिल थे और टोडलर शामिल थे, ठीक है। इन्फेंट मतलब कि बिल्कुल छोटे बच्चे और टोडलर स्कूल गोइंग बच्चे, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि सच रिसर्च ब्रॉडन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिवेलेंस, कॉज, मैकेनिज्म एंड असेसमेंट ऑफ द डिसऑर्डर अटैचमेंट लीड टू द एफर्ट लेटर 1990s and develop treatment and prevention program better method of assessment. Mainstream theorists in the field have proposed that the broader range of the condition arising from the problem with the attachment should be defined beyond current classification. ठीक है, मतलब कि सारी प्रॉब्लम जो थी वो रिसर्चर ने ये बताई थी कि अटैचमेंट जो होती है वो बियॉन्ड द कॉन्टेक्स्ट चली जाती है या फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि DSM जो है वो इसको किस तरह से डिफ़ाइन करता है। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात यह है कि पेडिक्नेशंस आर ऑफन द फर्स्ट हेल्थ प्रोफेशनल टू असेस एंड राइज सस्पिशियस ऑफ द RAD इन द चिल्ड्रन विद द डिसऑर्डर। द इनिशियल प्रेजेंटेशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि ये बच्चे की एज के साथ साथ और उसकी डेवलपमेंट के साथ साथ जो है वो प्रिडिक्ट की जा सकती है। Although it is always involved a disturbance in the social interaction, the core feature is severe inappropriate social relating by the affected children. In order to be diagnosed with the RAD under the DSM-5, the child under the age of 5 must, मतलब कि 5 साल के बच्चे में ये सारे सिम्टम होने चाहिए। और इसके अलावा जी सोशल इंटरेक्शन जो होता है उसमें भी डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है, बच्चे को। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे मतलब कि सिम्टम हैं जो कि 5 साल के बच्चे में होना ज़रूरी है। सबसे पहले है कि एग्जिबिट इमोशनल विड्रॉल एंड इनहिबिटेड बिहेवियर्स इन रिलेशन टू देयर केयर गिवर्स, कम्फर्ट व्हेन दे आर सैड और अपसेट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जो बच्चा होता है वो क्या करता है, इमोशनली विड्रॉल करता है, मतलब कि अपनी इमोशनल अटैचमेंट नहीं बनाता, इसके अलावा अवॉइडेंस क्रिएट कर लेता है अपने केयर गिवर की तरफ, ठीक है। एग्जिबिट सम काइंड ऑफ इमोशनल एंड सोशल डिस्टर्बेंस, मतलब उसमें इमोशनल और सोशल डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है, जैसे लिमिटेड रिस्पॉन्सिवनेस, कभी रिस्पॉन्स करना कभी ना करना या बहुत कम करना, लेक ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट बहुत कम देना, जैसे कि स्माइल है या इस तरह के जो भी इफेक्ट होते हैं वो कम देना। इसके अलावा जी इनएक्सप्लेनेबल इंटेंस ऑफ द इरिटेबिलिटी और सैडनेस, मतलब कि चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होना, उदासी ज़्यादा होना इनमें, ठीक है। उसके बाद है वह हिस्ट्री ऑफ सिग्निफिकेंट निगलेक्ट और अनस्टेबल लिविंग सिचुएशन in which they were unable to form stable or secure attachment, मतलब कि उनकी एक हिस्ट्री होती है जिसमें जो है उनकी अनस्टेबल अटैचमेंट होती है, ठीक है। अब विद द RAD इज़ लाइकली टू अकर इन रिलेशनशिप टू नेग्लेक्टफुल एंड अब्यूसिव ट्रीटमेंट। बेसिकली ये इसलिए होता है कि इसमें जो है वो नेग्लेक्टफुल बच्चा फील करता है और उससे अब्यूसिव ट्रीटमेंट मिलती है। उसके बाद जी ऑटोमेटिक डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ अलोन कैन नॉट बी मेड, चिल्ड्रन कैन फॉर्म स्टेबल अटैचमेंट एंड सोशल रिलेशनशिप डिस्पाइट मार्क्ड अब्यूज और नेग्लेक्ट। इन एडिशन द disturbance कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर द solely by developmental delay and does not meet the criteria of prevents development disorder और autism spectrum disorder। अच्छा, इसमें अब बहुत सारी कन्फ्यूजन है फिलहाल, यानी कि इस तरह से है कि कुछ जगह पर डिस्टर्बेंस आती है, इमोशंस में डिस्टर्बेंस आती है, अटैचमेंट में, और बच्चा जो है वो निगलेक्टेड फील करता है, ठीक है। और इसके अलावा ये भी है कि इसमें कुछ ऐसे जो हैं वो डिसऑर्डर्स के प्रिवेलेंस भी है जो कि मतलब कि जैसे कि ऑटिज़म है, इसके अलावा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उनका भी थोड़ा सा इसमें प्रिवेलेंस होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी एटोलॉजी के बारे में। एटोलॉजी क्या कहती है इसकी? तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ चाइल्डहुड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर बीइंग अट्रीब्यूटेड टू द जेनेटिक। उसके मतलब कि ये ज़्यादातर जो मतलब कि बाय बर्थ या छोटे बच्चों में प्रॉब्लम होती है वो बेसिकली जेनेटिक्स को रेफ़र करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इस डिसऑर्डर को डेफिनेशन बेस्ड ऑन द प्रॉब्लमेटिक हिस्ट्री ऑफ द केयर एंड सोशल रिलेशनशिप, मतलब कि बच्चे का जो है वो केयर हिस्ट्री ख़राब होगी और उसका जो सोशल रिलेशनशिप है या अटैचमेंट रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। अराइज टू द फेलियर फ्रॉम द फॉर्म नॉर्मल अटैचमेंट टू प्राइमरी केयर गिवर इन अर्ली चाइल्डहुड लाइफ, मतलब कि बच्चे की जो है वो अटैचमेंट पैटर्न ठीक नहीं होगा अपने केयर गिवर के साथ। सच एज अ फेलियर वुड रिजल्ट इन टू फ्रॉम द अर्लियर एक्सपीरियंस ऑफ neglect, abuse, abrupt separation from the caregiver between the age of 6 months and the 3 years, frequent change in the caregivers of lack of caregivers or responsiveness to the children's communications effort, not all the even majority such experiences result in this disorder। अच्छा, अब इस डिसऑर्डर में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब कि बेसिकली प्रॉब्लम जो है वो ये समझनी है कि है कि केयर गिवर के साथ जो उनका एक रिलेशनशिप होता है लव का, वार्मथ का, और इसके अलावा जो भी उनकी नेचुरल फीड्स होती हैं उसके मुताबिक जो रिलेशनशिप होता है वो स्टेबल नहीं बनता, ठीक है, जिसकी वजह से जो बच्चा होता है वो इस चीज़ को फेस करता है। अच्छा, अब इसके अलावा क्या है,
it has been suggested that the type of temperament and the constitutional responses to the environment may take some individuals susceptible to the stress and unpredictable hostile relationship with the caregiver in the early years. ठीक है, कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं जो कि अर्ली ईयर्स में आती हैं, जैसे कि बच्चा छोटा उसके बाद भी 2 से 3 साल के दौरान भी क्या होता है कि टेम्परामेंट्स जो होते हैं वो पेरेंट्स के या केयर गिवर के डिफरेंट होते हैं, उनका रिस्पॉन्सिवनेस रेट डिफरेंट होता है, इसलिए भी। अच्छा, इन द एब्सेंस ऑफ द अवेलेबल एंड रिस्पॉन्सिव केयर गिवर इट्स अपीयर दैट सम चिल्ड्रन आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू डेवलपमेंट अटैचमेंट डिसऑर्डर। मतलब बच्चों में ये अटैचमेंट डिसऑर्डर जो होता है वो तब बढ़ जाता है जब केयर गिवर जो होता है वो ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाता या ज़्यादा उसकी तरफ मतलब कि ख़ास उसको प्रिडिक्ट नहीं देता या ख़ास उसको रिस्पॉन्स नहीं देता। It is appear that the some children are particularly vulnerable to developing attachment disorder। मतलब attachment disorder बच्चों में ज़्यादा हो जाता है क्योंकि केयर गिवर ज़ाहिर बात है अनरिस्पॉन्सिव होगा, अनअवेलेबल होगा, तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इन डिस्कसिंग द न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस ऑफ अटैचमेंट एंड ट्रॉमा सिम्टम इन द 7-year twin study, it has been suggested that the root of various form of psychopathology include borderline personality disorder, उसके बाद post-traumatic stress disorder can be found in disturbance affect the regulation, the ability to regulate one emotion। ठीक है, मतलब कि 7 साल के बच्चे में जब उन्होंने कि मतलब ये क्या है कि न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस चेक किए तो देखा कि उनमें जो है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी प्रेजेंट होता है, PTSD भी होता है। ट्रॉमास को फेस करने के बाद जो है उनमें डिफरेंट किस्म के जो डिसऑर्डर होते हैं वो सामने आते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की कि हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। अब छोटा बच्चा जो है उसको तो बात समझाना बहुत मुश्किल है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। असेसिंग द चाइल्ड सेफ्टी इज एसेंशियल फर्स्ट स्टेप दैट डिटरमिन वेदर फ्यूचर इंटरवेंशन कैन टेक प्लेस इन द फैमिली यूनिट और वेदर द चाइल्ड शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ सेफ सिचुएशन। सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि फैमिली असेसमेंट बनानी होती है कि बच्चे में अगर ये चीज़ आ रही है या ये प्रॉब्लम है तो वो किस एनवायरनमेंट में है, उसके एनवायरनमेंट को हमने सबसे पहले असेस करना होता है और अगर वो एनवायरनमेंट नहीं है तो उसे सेफ़ एनवायरनमेंट में सबसे पहले लेके आना होता है। ठीक है, इंटरवेंशन में इंक्लूड साइको सोशल सपोर्ट सर्विसेज, यानी कि उसको सबसे पहले केयर दी जाएगी, प्यार दिया जाएगा। इसके अलावा उसकी जो फाइनेंशियल डोमेस्टिक एड है और हाउसिंग और सोशल वर्क सपोर्ट है, ये सारा कुछ हमें पूरा करना होगा। ठीक है, साइकोथेरेपेटिक इंटरवेंशन में हम कर सकते हैं कि पेरेंट्स को सबसे पहले ट्रीट करना होगा, फैमिली मेम्बर्स को, केयर गिवर्स को जो भी है उनको ट्रीटमेंट देनी होगी, उनको साइको एजुकेट करना होगा। ठीक है, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग एंड द बेसिक पेरेंटिंग स्किल्स उनको सिखाने चाहिए। इसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट किस तरह से हो सकती है और बच्चे की सेफ्टी को अश्योर करने का सबसे पहले उन्हें बताना चाहिए। मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट की बात करें एंड प्रिवेंशन प्रोग्राम की, दैट टारगेट RAD एंड द अदर प्रॉब्लमेटिक अर्ली अटैचमेंट बिहेवियर्स आर बेस्ड ऑन अटैचमेंट थ्योरी। ठीक है, अटैचमेंट थ्योरी जो है वो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दीज अप्रोचेस कंसनट्रेटेड इंक्रीजिंग द रिस्पॉन्सिवनेस एंड सेंसिटिविटी ऑफ द केयर गिवर। मतलब कि जितना ज़्यादा केयर गिवर जो अपना बिहेवियर चेंज करता है बच्चे में सिम्टम उतने ज़्यादा कम होते जाते हैं, उतना ज़्यादा उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स कम होती जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, और इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल प्लेसिंग द चाइल्ड विद अ डिफरेंट चाइल्ड और डिफरेंट केयर गिवर, मतलब कि किसी और केयर गिवर को दे दिया जाए जो उसे प्यार दे सके, जो उसे इसकी अटैचमेंट को ठीक कर सके। ठीक है, द अप्रोचेज आर द मोस्टली इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग एवेलुएटेड, लेकिन अभी भी ये अप्रोचेज जो हैं वो एवेलुएट की जा रही हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।